गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई में लगे हुए होंगे और मॉडर्न इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो किसी भी भारतीय को समझना बहुत बहुत जरूरी है कि कैसे हम लोगों के देश में आजादी की लड़ाई धीरे धीरे करके अपना रंग रूप बदलती नजर आई। तो हमने पढ़ा था कि कैसे कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में, संगठन के रूप में, सबके फेवर में काम करने वाली संस्था के रूप में उभारी गई। 1857 की क्रांति से हम दुखी भी थे क्योंकि जैसा सोचा था वैसा रिजल्ट नहीं आया और इसलिए हम सब चाहते थे कि संगठित होकर एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म हमारे पास हो जिसकी आवाज की गूंज महारानी ब्रिटेन के कानों तक पहुंचे और वो हमारी कि हाँ, एक संगठन की हमें जरूरत है। और एओ ह्यूम जो खुद एक रिटायर्ड अधिकारी थे, उस टाइम पर आईएएस का जो रैंक था उससे रिटायर हुए थे, उन्होंने विचार दिया और पुरानी एक संस्था आईएनयू जो इंडिया में काम कर रही थी, इंडियन नेशनल यूनियन, उसी का नाम बदलकर आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मैंने बताया था दादा पहले भारतीय हैं जो अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में जीत कर पहुंचे थे। इनसे पहले इलेक्शन में और भी लोग लड़े थे लेकिन जीतने वाले जो पहले थे वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा की बहुत बड़ी हस्ती है और हमने पढ़ा था 4 लगातार के जो कंडक्ट कराए गए सेशंस वो कहाँ थे। BCMA, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। पहले में WC बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुसलमान अध्यक्ष, और चौथे में जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले। धीरे धीरे करके कांग्रेस अपना काम करना स्टार्ट किया। कांग्रेस ने सभी को लगा हमारे फेवर की बात करेगी, इंडियंस के उत्थान की बात करेगी, लेकिन ये गलतफहमी 20 साल तक हम पालते रहे और फाइनली जाके जब 20 साल में कांग्रेस कोई बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाई तो कांग्रेस का धीरे धीरे लोगों के मन में जो एक उमंग थी, चाव था, एक ये था कि भाई हमारे लिए कुछ काम हुआ है, उसका बहाना बनाया कि मुझे प्रशासन करने में दिक्कत आती है क्योंकि वो भारत के गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने कहा मुझे दिक्कत, वाइसराय, 57 की क्रांति के बाद से वाइसराय वही पोस्ट है, बस नाम बदला। तो उन्होंने कहा मुझे प्रॉब्लम आती है प्रशासन में, इसका बंटवारा करेंगे। कल मैंने आपको डिटेल से समझाया था कैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बंटवारा ऐसे किया गया कि 3 तरफ हैं और 5 करोड़ 40 लाख एक तरफ हैं, हो गए ना 8.5 लाख। इनमें से एक तरफ मुसलमान बहुसंख्यक बना दिए और हिंदू कम कर दिए उनके मुकाबले, और एक तरफ मुसलमान अल्पसंख्यक बना दिए। जिस तरफ बहुसंख्यक बनाए वहां उनके कान भरे कि तुम अलग हो, तुम्हारी विचारधारा अलग, तुम्हारा धर्म अलग, क्यों इन इंडियंस के, हिंदुओं के कब्जे में रहना चाहते हो, अलग से अपनी संस्था का निर्माण करो। ये सब पढ़े लिखे कुछ लोग देख रहे थे और समझ रहे थे कि ये बहुत घटिया चाल चली है अंग्रेजों ने प्रशासन का नाम लेके। लेकिन को मुश्किल होता है और पूरी धरती पर ऐसा कोई देश शायद ही होगा जहां सब लोग एक बात को माने। जो ज्यादा मान लेते हैं उनके देश विकास कर जाते हैं, जहां लोग आपस में लड़ते हैं हमारे जैसे, वहां देश विकास नहीं कर पाते क्योंकि उनको उलझाए रखा जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी कम्युनिटी के नाम पर। तो विकास कहां से होगा। खैर 1905 लगी और वो फूट धीरे धीरे सामने आएगी 2 साल। मैंने आपको बताया था कि जो ये है अपना सेशन है, इसमें एक शब्द यूज किया गया जो सत्र होता था, स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब था अपने देश का, और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन भी चलाया हमने 1905 में। स्वदेशी बहिष्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने देश का सामान यूज करना ताकि हमारी इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो छुटपुट चल रही है वो चलती जाए। उनका सामान डिमांड में होगा तभी तो लोगों को नौकरी मिलेगी, वो सामान बनेगा जो पूरी तरह से दिया था। इन अंग्रेजों के आने से पहले हम 99% सामानों में आत्मनिर्भर थे, हम किसी के अंडर नहीं थे, गांव के गांव आत्मनिर्भर थे। एक गांव को किसी की जरूरत नहीं थी, वहीं बढ़ई था, वहीं कुम्हार था, वहीं किसान था, वहीं मजदूर था, यानी एक गांव अपनी सारी जरूरतें गांव से ही पूरी कर लेता था। उसको हम इंडिपेंडेंट अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल थे। हम अगर कोई हमारी हेल्प ना भी करता ना तो भी हम जीवन बढ़िया जी सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने आके खेती को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। जो छुटपुट छुटपुट कारीगर थे इनको खत्म कर दिया। तो जब ये खत्म हो गए तो ये क्या करें, इसलिए धीरे धीरे लोगों को नौकरियां करनी पड़ी। नौकरी हमारी व्यवस्था का अंग नहीं था, लेकिन किसान ने अपने बेटे को सिपाही बनवा दिया, मजदूर ने अपने बच्चे को सिपाही, और अंग्रेजों को सेना बड़ी करनी थी। सबसे पहले तो 5 हमारे 1 उनका। तो इसलिए अंग्रेजों ने हमें जो हमारा बेस था ना, आधार, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे उठने बैठने का, सोचने का, विचार करने का ढंग, उस सबको खत्म कर दिया। क्योंकि वो एक ऐसी पीढ़ी को लाना चाहते थे जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन जिनकी विचारधारा पूर्ण रूप से अंग्रेजी हो, और ऐसा करने में वो सफल रहे क्योंकि हमारी आत्मनिर्भरता को उन्होंने खत्म कर दिया। आज भी देख लो इंडिया आत्मनिर्भर नहीं है, आज भी इंडिया में आत्मनिर्भरता है नहीं, और इतना आसान नहीं है इसको लाना, क्योंकि इसके लिए आपको आज के दौर में खेती करने से काम नहीं चलेगा। आपको इतना इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा कि आप टेक्नोलॉजी को समझ पाए। इंडिया तो अभी पूरी तरह से शिक्षित भी नहीं है, हम तो शिक्षा की बात ही नहीं करते, हम तो बात ही साक्षरता की करते हैं। यानी अक्षर सिखा दो और फिर बेशक ये मूर्ख रहे, बेवकूफ रहे, क्या फर्क पड़ता है। और जितने ज्यादा मूर्ख होंगे इस देश में उतना यहाँ मूर्खों का राज करना भी तो आसान होगा ना होगा। अगर लोग समझदार होंगे, अपने हक की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनकी गद्दी हिलाने का काम हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि लोग मूर्ख रहें, लड़ते रहें, झगड़ते रहें, फालतू के मुद्दों पे पड़े रहें। क्योंकि जो देश एडवांस है ना, आप पढ़ना, वहां के लोग समझदार हैं।
वहां जनता मूर्ख नहीं है, वहां नौकर इतनी आसानी से मिलते ही नहीं, वहां लोग अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी मैं पढ़ रही थी आज के न्यूज़पेपर में, मुझे देश नहीं ध्यान कौन सा था, लेकिन वहां 3000 साल पुराने जंगल में सरकार जो है कोई रोड वोड निकालने की बात कर रही थी, तो वहां के लोग एकदम से उनके एंटी हो गए कि भाई आप पुरानी चीजों को ऐसे कैसे खत्म कर दोगे, जंगल की सभ्यता है जो उसको रहने दो। तो कितनी अच्छी बात है कि लोग जागरूक हैं। एक मैं ये नहीं कह रही कि रोड नहीं बना, रोड बना लो, बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन संस्कृति के उस पुराने कहीं पे मान लीजिए जंगल में जनजातियां रहती हैं, तो थोड़ा उनका भी तो ध्यान रखना चाहिए ना, उनको उठाने में तो ले हो। कहीं ना कहीं देखो पुराने टाइम में भी था, अब भी है। जब ये लोग आपस में डिस्प्यूट इनका बढ़ा, नरम और गरम दल, तो इसका कारण क्या था कि गरम वाले समझ गए थे कि अंग्रेज हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमें लड़वाएंगे, ये बंगाल का विभाजन करके, और उन्होंने मुस्लिम लीग का बीज डाल दिया और कहा कि तुम अलग हो, तुम्हारी विचारधारा अलग। 1905 का वो बीज आज 2005 भी चला गया, 100 साल प्लस हो गए, 2020 115 साल हो गए। अब देखोगे तो वो अंग्रेजों, वो जो इतनी खटास है ना, पहले भी था, ऐसे नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन उतना जहर नहीं था जितना अब खुल गया। अब जो सोसाइटी है इसके मन में ज्यादा कड़वाहट है, ज्यादा जहर है, और इस सबका श्रेय अंग्रेजों को है, या कह लूं कि हमें ही है। भाई अपना जब सिक्का खोटा हो तो दूसरे पे दोषारोपण क्यों करना, वो तो आए ही बेवकूफ बनाने थे, गलती हमारी है ना कि हम बेवकूफ क्यों बने, और आज भी बन रहे हैं, तब की तो तब अभी भी बन रहे हैं। तो आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या कुछ हुआ, क्योंकि हमने कहानियां सुन ली, अब इनको किताबी भाषा से भी पढ़ लें। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए जो हमने आंदोलन चलाया, अब ये एक लंबी लड़ाई है 1885 से 1947 की, जिसमें प्रारूप बदले, कभी हम शांति की बात करेंगे, कभी हम सत्याग्रह की बात करेंगे, कभी हम क्रांतिकारी बनेंगे की बात करेंगे, कभी हम लिखने पढ़ने की बात करेंगे, कभी हम सत्याग्रह की बात करेंगे, कभी हम क्रांतिकारी बनेंगे। तो हमारे अलग 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 रूप देखने को मिलेंगे हम इंडियंस के इस पूरी लड़ाई में, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। अब तक हमारे ऊपर मध्य काल में आजादी नहीं मांगी थी, हमने सुल्तानों से कभी आजादी नहीं मांगी, ना हमने कभी हिंदू राजाओं से आजादी मांगी। अब हम आजादी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें ये दिख रहा है कि ये हमारे ऊपर शासक सिर्फ नहीं है, ये इंडिया का खून चूसने वाली एक जोक है, जो जब तक मर नहीं जाएगी या हटा नहीं जीने वाले थे, ना हमें सुल्तानों के लिए, ना हमें हिंदू राजाओं के लिए। यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले राजाओं ने राज किया। कनिष्क था कितना बड़ा कुषाण विदेशी, लेकिन बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, हमने कभी उसको मना नहीं किया कि राजा ना बने। हर्षवर्धन था, कितना काम किया, हमने कभी मना नहीं किया। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य थे या गुप्त थे या बड़े बड़े बादशाहों में भाजसा वाले थे, ऐसा कब सुना कि ऐसा कहा कि इनको यहाँ से निकालो, ये विदेशी हैं। लेकिन अब हम सुन रहे हैं, अब लोग फील कर रहे हैं कि इनको भगाओ, क्योंकि ये एक भी फायदे का काम हमारे लिए नहीं कर रहे। जिनको दिखता है विकास किया, विकास भी अपने लिए किया, रेल अपने लिए चलाई थी, पोस्ट ऑफिस अपने लिए खड़े किए थे, पीडब्ल्यूडी अपने लिए। वो अलग बात है कि उनका फायदा हमें आज मिल रहा है, लेकिन अगर ये लोग ना आते तो क्या हम उतने ही पिछड़े रहते? तब हमारी अपनी संस्कृति होती, हमारी अपनी भाषा होती, और हम अंग्रेजी से कभी इतने प्रभावित ना होते। अगर ये ना, अगर तुम ये सोचते हो कि हम पिछड़े रहते तो ये गलतफहमी है, क्योंकि हम हड़प्पा काल में भी एडवांस थे। हमारे बीज इंडिया के जो है ना, वो हड़प्पा को उठा के मैंने देखो पूरा डिटेल से पढ़ाया। हम उस टाइम भी शहरी थे, हमारे उस टाइम में भी प्लान्ड सिटी थी, हमारे पास बहुत बढ़िया सड़कें थी, हमारे पास बहुत बढ़िया सिस्टम थे। तो ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ थे या अनपढ़ थे या हमें अकल नहीं थी। इन लोगों के कारण हम ना अंग्रेज बन पाए और ना हम इंडियन रह पाए। हमारी जो व्यवस्था ये मिली जुली टाइप की है ना, कि देखने में तो सच में हम भारतीय हैं, लेकिन हमारे शौक, हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारी मानसिकता अंग्रेजी बनती चली गई। उनका यही चाहत थी, और आज आप इसके सामने एग्जाम्पल देख लो, पूरे समाज में उठा के देखो, जो अब उनके फॉलोअर्स बने हुए हैं आज भी। अगर अंग्रेज ना आते, विकास हो सकता है 10-20 साल लेट आता, 50 साल 100 साल, लेकिन वो इंडियन विकास होता, वो भारतीय संस्कृति होती, वो भारतीय सभ्यता होती। देखो जो ताकतवर नहीं थे, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि उनका हटना 100% था। 57 की क्रांति में अंग्रेजों ने जैसे उखाड़ फेंका मुगल काल को, अगर मान लीजिए अंग्रेज ना होते तो मुगल अब धीरे धीरे इतने कमजोर अपने आप हो जाते, क्योंकि फिर कोई इंडिया में राजा उभरता और धीरे धीरे करके हम सब जान जाते कि टाइम के साथ विकसित होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडिया में मूर्ख भरे पड़े थे और वही चलते रहते, नहीं। ये जो अंग्रेज आए ना, ये ना आते तो शायद हम विकास लेट करते, लेकिन अपना करते, हम पूर्ण रूप से भारतीय कहलाते, हमारी अपनी भाषा आज। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला संगठन जिसने टारगेट बनाया कि इंडियंस की आवाज को कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले। एक आदमी, एक भीड़ की आवाज कभी कोई नहीं सुनता, पुलिस आती है, डंडे मारती है, भगा देती है। बात सुनी तब जाती है जब आपके ऊपर कोई लीडर होता है। आप चाहे 20,000 इकट्ठे हो जाएं, अगर बेरोजगार युवक 20,000 भी इकट्ठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से ऑर्डर आएगा, एसपी का मारो इनको, लाठियां मार के भगाओ, आंसू गैस छोड़ दो, और आपको भागना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई संगठन है, आपके पास अगर कोई लीडर है और आपके साथ कुछ समाज सेवी संस्थाएं जुड़ जाती हैं बड़े स्तर पे, तो फिर आपके ऊपर लाठीचार्ज इतना आसान नहीं होगा, फिर ऐसे आंसू गैस यूज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उस कंडीशन में
में आपके साथ अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं। तभी तो कहते हैं कि सबको इकट्ठे होना होता है, चाहे मजदूर संगठन हो, किसान संगठन हो या कि आप सब एक हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपके पिताजी हैं, आपके चाचा हैं, आपके रिश्तेदार हैं और आप हैं। जब आप अलग अलग लड़ते हैं ना, तो पुलिस और प्रशासन को पता है कि आप कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन इंडियंस की समझ में शिक्षित होकर ये बात आ गई कि एक को दबाने से असर पूरे समाज पे आता है। हम लोग हंस रहे होते हैं ना, किसानों के ऊपर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमें कौन सा खेती करनी है, लेकिन उसका असर धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर आएगा। आज तुम नहीं बोलोगे, कल जब तुम्हारे ऊपर बात आएगी तो वो नहीं बोलेंगे। होना क्या चाहिए, हम एकजुट हो जाएं और पुलिस प्रशासन और जो ये राजनेता हैं इन सबसे सवाल किए जाएं कि भाई संविधान में क्या ऐसा लिखा है कि हर एक को तुम दबा दोगे, या किसी के हक में तुम कुछ दिखा के झूठ और कह दोगे कि इस चीज को कानून बनाना जरूरी है। जैसे आवाज उठाने वाले लोग ना कम हैं और इकट्ठे नहीं है, जिसका फायदा सरकारें उठा रही हैं। चलिए क्या कहते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस में, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी था, ये रिटायर्ड था, एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन और राष्ट्रवादी नेताओं के प्रयासों से कांग्रेस का गठन हुआ। राष्ट्रवादी कौन, जो कहने के लिए चाहते थे कि पूरे देश का विकास हो, लेकिन ये राष्ट्रवादी ये मानते थे कि इंडियंस अभी इस लायक नहीं है कि वो क्रांति कर पाए, वो अभी इतने समझदार नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, और अभी ये अनपढ़ हैं, पिछड़े हुए हैं, तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। शिक्षित आदमी को मूर्ख, निठल्ले, जाहिल लोगों को समझाना नामुमकिन है। वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है कि आप कितना ही समझाओ, उन मूर्खों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये लोग कहते थे कि शिक्षित कर दो। बाद में जो ये कहेंगे ना लाल बाल पाल कि हमारी 4 मांगे हैं, स्वदेशी, स्वराज और शिक्षा, हम देंगे शिक्षा, अंग्रेजों वाली नहीं, हमारी शिक्षा। तो इसी कारण तो, और बहिष्कार, स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और शिक्षा, इन चारों चीजों का यूज करके ही इंडिया आगे बढ़ सकता था। ये पढ़े लिखे लोग तब भी जानते थे। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस का गठन हुआ, इनके अंग्रेज भी इसमें शामिल है और हमारे भी लीडर। पहले इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था, INU, पुराने टाइम में संगठन था। दादा भाई नौरोजी ने संस्था कांग्रेस नाम किसने दिया, दादा भाई ने। किसके प्रयासों से बनी, एओ ह्यूम। कौन था वो, रिटायर्ड एक अधिकारी था तो स्कॉटलैंड का, लेकिन ब्रिटिश क्योंकि महारानी के अंडर पड़ता था स्कॉटलैंड, तो इसलिए उसको कहते हैं ब्रिटिश अधिकारी था। ठीक है, तो इसका नाम कांग्रेस दिया है दादा ने। दादा बहुत बड़े आदमी है, 1825 में जन्मे हैं और उन्होंने देखो नेशनल इनकम की काउंटिंग की थी, द पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखी थी, और उन्होंने क्या किया था, वो पहले इंडियन थे जो अंग्रेजों के हाउस ऑफ कॉमन्स में जाके बैठे थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, दिसंबर 1885 बंबई में। ये पेपर में आ जाएंगी, ये छोटी छोटी चीजें हर बार आती हैं। क्या क्या, पहला अधिवेशन पूछेंगे कब हुआ, तो दिसंबर, ये सब पूरा है 1885, मुंबई। स्कूल का नाम गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। पूर्व नियोजित स्थान, पहले देखो, पहले नियोजित क्या था, पुणे। पहले पुणे में होनी थी। पुणे और बंबई एक ही तो इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है आज के टाइम, एक मतलब पास पास है, 100 किलोमीटर लगभग का अंतर है। पुणे और बंबई, इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पुणे से क्यों चेंज किया गया, कारण देखो, हैजा फैला, कॉलेरा। इस कारण कहा कि भाई बंबई में आते हैं, क्योंकि हैजा तो ना एक एपिडेमिक है। जैसे उस एरिया में अगर 100 लोगों को है तो बहुत जल्दी 1000 को, फिर 10,000 को सबगाने वाले हैं। बेशक 72 आ रहे हैं, 72 जगह से आ रहे हैं ना, वो अगर एक एक आदमी भी ले गया तो अपने एरिया में वो फैला देगा। जैसे आज है ना ये अपनी पेंडेमिक, जिसका आप कोरोना कह रहे हैं, कि एक आदमी है तो वो 1000 को कर सकता है। भाई छींक दे कहीं जाके या खांस दे तो एक से दूसरा, दूसरा चौथा, 8वां 10वां ऐसे बढ़ता जाएगा ना। इसी तरह से हैजा भी ये फैलता है ना, फिर पूरे एरिया में फैलता है। तो हैजा फैला हुआ था पुणे में, इसलिए कहा पुणे की जगह बंबई करते हैं। ध्यान से सुनना, इसी हैजे के कारण में एक इंपॉर्टेंट जगह तुमने सुनी होगी, हैदराबाद। आज तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद जाना जाता है, तेलंगाना, हैदराबाद ना मूसी नदी के किनारे है। सब स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट है ये। मूसी नदी के किनारे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। इस हैदराबाद की इंपॉर्टेंस है, यहाँ एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 4 मीनार, बहुत पहले बनी थी, 1591। ये किसका टाइम रहा होगा, अकबर। लेकिन साउथ में अकबर ने नहीं बनवाई थी ये, अकबर के टाइम में कुली कुतुब शाही, एक जैसे वंश था साउथ इंडिया में, 5वां उसका राजा था कुली कुतुब शाही। ये पेपर में आ सकती हैं चीजें, इसलिए बता रही हूँ। कुली कुतुब शाही, कुतुब तो आप जानते हैं, बहुतों के नाम कुतुब मीनार जिनके नाम पे, वो भी कुतुब थे। तो कुली कुतुब शाही एक वंश है साउथ इंडिया। इस वंश के 5वें राजा ने, चौथा 5वां नहीं पूछेंगे, बस नाम है, कुली कुतुब शाह कह देना अगर राजा पूछे तो। कुली कुतुब शाही जो राजवंश है, इसके 5वें राजा ने ये मीनार बोली थी, बनवाई थी, बोली थी। क्यों, क्योंकि उसके इलाके में हैजा फैला हुआ था। कहीं कहीं लिखा प्लेग फैला था, तो अब आप ढूंढेंगे तो एक आधी साइट पे प्लेग लिखा है, एक आधी पे हैजा, कोई मतलब एपिडेमिक फैला था, कोई महामारी थी। आप पेपर में आ जाए किस कारण बनाया गया और एक ही ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको टिक कर देना। वैसे आप चेक करेंगे तो कहीं प्लेग मिलता है, कहीं हैजा, एक बीमारी फैली भयानक वाली। ठीक है, तो ये फैलने के कारण लगातार उसकी जनसंख्या घटती गई, तो सुल्तान को चिंता हुई उस छोटे मोटे राजा को कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने फिर बोला ये कि अगर मेरे इलाके में ये खत्म हो जाती है तो फिर मैं यहाँ पे एक ये 4 मीनार बेसिकली ना एक मस्जिद टाइप, वो मान लीजिए, गुम्बद टाइप मान लीजिए। गुम्बद तो एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, मस्जिद के रूप में इसका कहते हैं पहले प्रयोग किया गया। तो इसमें है क्या, बीच में एक स्ट्रक्चर है, आपने देखा भी होगा, उसमें 4 तरफ ऐसे मीनार खड़ी हैं, ऊपर ऐसे बड़ी बड़ी मीनार खड़ी हैं, तो ये 4 मीनार कहलाया। और
चार मीनार, तो वो इसकी केयर टेकर है। तो चार मीनार मैंने क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हैजे से पेपर में आ सकता है कि हैदराबाद की कौन सी एक मॉन्यूमेंट है जो हैजा फैलने के बाद बनाया गया कि भाई हैजे से मुक्ति मिल जाए। कुली कुतुब शाही ने बनवाया, या कुली कुतुब शाह कह देना, पांचवे थे ये, और इन्होंने बनवाया कि ये बीमारी खत्म हो जाए तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा, जैसे पहले बोल देते हैं, तब ये बना था चार मीनार। हैदराबाद में है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के साथ आपको ये एक टॉपिक याद रखना है कि भाई हैजा, तो हैजे का एक तो पुणे बदला, पुणे से बदल के बैठक बंबई में की, और एक इस हैजे के कारण साउथ में 1591 मतलब अकबर जब भारत का, क्योंकि 1500 का काल याद करो अकबर का था, 1556 से अकबर काम कर रहा था ना, और 1605 तक, तो उसी टाइम में साउथ में चार मीनार बनी थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कुल 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, ये एग्जाम में आ जाएगा कुल कितने मेंबर थे। फिर देखो स्पीड से बढ़े थे अगली बार, 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया, और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे, दादा दूसरे हैं। जबकि अगर पूछे इस 1885 से 1905 यानी 20 साल तक कांग्रेस में, ये 20 साल हो गए ना, कांग्रेस में उदारवादी नेता कौन है? उदारवादी एक दो के नाम बताना। यही WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये तो खास चिढ़ते थे गरम दल वालों से, फिरोज शाह मेहता। नेता, उदारवादी नेता क्या कहते थे? संवैधानिक तरीका अपनाओ, यानी तमीज तहजीब में रह के अंग्रेजों के साथ ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने। इनका क्या मानना था कि अंग्रेज लायक हैं, वो न्यायप्रिय हैं, वो इंडियंस का कभी नुकसान नहीं करेंगे, जो वो करेंगे हमारी भलाई के लिए करेंगे। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो बहुत तमीज की भाषा में अंग्रेजों को पकड़ा दो, अंग्रेजों को सही लगेगा तो जरूर तुम्हारे देश का विकास कर देंगे। कितने अंधभक्ति थी इनकी अंग्रेजों के प्रति। वहीं गर्मपंथी क्या बोले कि तुम पागल तो नहीं हो, अंग्रेज तुम्हारा भला क्यों करेंगे, अंग्रेजों का काम है यहाँ से धन लूट के ले जाना, और तुम्हें अकल नहीं है, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो न्यायप्रिय बिल्कुल नहीं है, होंगे अपने देश में न्यायप्रिय, इंडियंस के साथ तो वो सदा से अन्याय करते आए। चाहे 1757 की प्लासी की लड़ाई थी, चाहे 64 की बक्सर की लड़ाई, चाहे इलाहाबाद की संधि, और चाहे 57 की क्रांति। अंग्रेजों ने गलत नीतियां बनाई, राज्य हड़प नीति, सहायक संधि, न जाने कितने गलत तरीकों से। जो उनका बिल्कुल चाटुकार था, उनके जूते चाटता था, तलवे चाटता था अवध, उन्होंने उसकी ही बेइज्जती कर दी। क्या बोले? कुशासन का आरोप लगा के। तो आप खुद सोचो, जिसके बाप दादा परदादा उनके तलवे चाटने वाले थे, उस पे कुशासन का आरोप लगा सकते हैं, तो ये किसके भले हैं? इसलिए गर्मपंथी कहते थे कि हमें जनता पे विश्वास है, जनता समर्पण के भाव से, त्याग और सेवा के भाव से इन अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन इनका क्या कहना था कि नहीं भैया, जनता भी अनपढ़ है, जनता को उठाना बड़ा मुश्किल है, जनता को पहले पढ़ाओ लिखाओ, लायक तो बना लो, तुम ऐसे अनपढ़ भीड़ को लेके उठा लोगे तो इन मूर्खों को अकल नहीं है और ये तुम्हें भी मरवा देंगे। ये विचारधारा की लड़ाई थी। गर्म की विचारधारा इंडिया के पक्ष में थी, और नरम किसी तरीके से भारत में सुधारों की मांग कर रहे थे। सुधारों की मांग क्यों कर रहे हो तुम? ये तुम्हारा देश है ना, सुधारों को तुम कहो यहाँ से भागो, हम अपने सुधार खुद कर लेंगे। तुम कौन हो हमारे सुधार करने वाले? और जब तुम यहाँ नहीं आए थे तो क्या यहाँ पे कुछ नहीं था? ये वही देश है जिसने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक अपनी सीमा बढ़ा रखी थी, नेपाल और बर्मा तक इसके पास थे, श्रीलंका इसके पास था। ये वही देश है। वो देश अब इतना कमजोर कैसे हो गया कि तुम सुधार ने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे जहांगीर के सामने, याद हो तो। लेकिन इतनी अकल तो नहीं है ना, उसका यूज ही नहीं कर रहे उस दिमाग का। क्या कह रहे हैं? स्वराज की मांग का मुख्य, ये क्या कह रहे हैं देखो, किस चीज की मांग? भारत में सुधारों की। सुधार किससे किए जाते हैं? डिमांड जो बड़ा अफसर हो उसी से सुधार की डिमांड। हमारी जब गलियों में बड़े बड़े नेता आते हैं तो कहते हैं हमारी गली बनवा दीजिए। सुधार की मांग एक राह चलते आदमी से तो कोई नहीं करता। तो ये क्या कह रहे हैं कि वो हमसे बड़े हैं, इसलिए हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि कृपया करके हमारा सुधार कर दीजिए इंडिया का। ये क्या कह रहे हैं देखना, गर्मपंथी नेता, स्वराज की मांग। तुम कौन हो सुधार करने वाले? तुम यहां से निकलो, हम अपने राज्य में खुद सुधार कर लेंगे, हमारी जमीन हमारी। इन्होंने क्या कहा इनको? इन्होंने कहा तुम्हारी तो आदत ही खराब है, तुम भिक्षावृत्ति, तुम भिखारी हो, तुम राजनीतिक भिक्षा मांगते हो, भीख मांगते हो तुम। अगर अपनी भाषा में कहूं तो इनको कहा तुम भीख मांग रहे हो। किससे मांग रहे हो? इन अंग्रेजों से। इनके सामने भीख मांगते हुए खड़े हो गए कि हमारे सुधार कर दो। तुम बेवकूफ तो नहीं हो? अपना राज खुद क्यों नहीं चलाते हो? तो देखो कितना ज्यादा अंतर है विचार में। वो कह रहे हैं कि हमारा सुधार कर दो, मतलब आप इतने बड़े अफसर हो, इतने बड़े हो, और हम कह रहे हैं कि हमें तो स्वराज चाहिए। तुम यहाँ से निकलो, तुम हो कौन? हमें खुद का राज चाहिए। ये मुख्य मुद्दा था, यही था आइडियोलॉजी में अंतर, यही था विचारों में अंतर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी, ये वो हैं जो उनके सामने हाथ बांध के भी खड़े होने में शर्माते नहीं थे कि कोई बात नहीं भाई ये बड़े हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंचने वाले, जिन्होंने एक तरफ तो किताब लिखी द पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिन्होंने 1867 में कहा कि देखो इंडिया का पैसा कैसे लूट रहे हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अंग्रेज जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। ठीक है, तो दादा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये तो बहुत बहुत
कांग्रेस पे जो ये गर्मपंथी थे, जब इनको निकाला ना लाल बाल पाल को, तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस सबकी थोड़ी है, ये तो मेहता कांग्रेस है इनके नाम पे। इनका सबसे बड़ा रोल था 1907 में गर्म वालों को निकलवाने में। ये दिल से चाहते थे कि उनको भगवा दो यहाँ से, ये लाल बाल पाल जो है इनकी सुन्नी जिले के गुरु महादेव गोविंद रानड़े, जो महाराष्ट्र के सुकरात भी कहलाते हैं। ये कभी कभी वन लाइनर आ जाते हैं एग्जाम में, महाराष्ट्र के सुकरात या सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सोक्रेट्स या सुकरात एक ऐसा आदमी था जो सच्चाई पे अटल रहा। उसने कहा धरती गोल है, तो उसके देश के लोगों ने कहा तेरी वजह से ना भगवान नाराज हो गया, बारिश होती जा रही है। यूनान के थे, ये यूरोप में बिलोंग करते थे। उन्होंने कहा तेरी वजह से हम सब डूब के मर जाएंगे, धरती गोल नहीं है, ताकि भगवान से माफी मिल जाए। उसने कहा धरती गोल है, चाहे तुम कुछ कह लो, मैं ये बात नहीं बोलूंगा। और तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज से कुछ सालों बाद जब कोई और एक्सपेरिमेंट्स करेगा, प्रूव करेगा, तो तुम्हें समझ में आएगा। और फाइनली आज हम सब क्या कहते हैं कि धरती गोल है। यानी सुकरात अपनी बात पे अडिग रहा। उसको कहा या तो अपनी बात से मुकर जा, नहीं तो जहर पी ले। अपने आप जहर का प्याला पी लिया, खुद जहर पी लिया। यानी मरने को तैयार हूं, लेकिन अपनी सच्ची बात से हटूंगा नहीं। इसी तरह गोविंद रानड़े हैं, तो महादेव गोविंद रानड़े सुकरात हैं, और गांधी के गुरु ये रहे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गांधी के गुरु, इनके गुरु हैं महादेव गोविंद रानड़े, यानी महाराष्ट्र के सुकरात। इनकी चलेगी अब 1915 तक। 1915 में जिन दोनों पे गोले लगाए हैं ना, इनकी डेथ हो जाएगी। 15 में जाके ये एक्सपायर होंगे, और तब कांग्रेस फिर इकट्ठी होगी नरम और गरम। लेकिन जब तक ये नहीं एक्सपायर हुए, तब तक कांग्रेस इसी तरह से बटी रही। तो ये दो मैंने सर्कल लगाया ना, ये 1915 में गए हैं दोनों, इनकी डेथ हुई है। इत्यादि उदारवादी कांग्रेसी नेता, ये सब उदारवादी हैं, और ये दोनों हैं जिनकी ज्यादा चलती है। इसीलिए जब 1915 में इन दोनों की मृत्यु हो गई, तब जाके 1916 में गरम प्लस नरम वापस इकट्ठे हुए। इनका सबसे बड़ा हाथ था गरम को निकलवाने में, और ये कांग्रेस मेहता कांग्रेस बन गई थी। इनकी चलने लगी थी एक टाइम तक। ठीक है, नेक्स्ट गरमपंथी कांग्रेसी। अब गरम कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल प्रमुख हैं, उनमें गोविंद रानड़े है, जीके गोखले है, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी। वायसराय कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, कांग्रेस के बारे में कहा, क्या बोला कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। देखो, ये खुद बनवाई थी उन्होंने कांग्रेस, और अब कांग्रेस की बेइज्जती कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, कांग्रेस को मरने में मदद करे और मुस्लिम लीग के बीज बो दे। ऐसा आदमी था ये, जिसने कि मुसलमानों के मन में ये डाल दिया कि तुम अलग हो। और क्या बोला कि कांग्रेस अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही है, बस ये मरेगी, किसी भी दिन खत्म हो जाएगी, और तुम लोग मुसलमान हो, अपनी अलग से लीग बना लो। तो इस आदमी की सोचो विचारधारा कैसी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे हिंदू मुसलमानों के मन में एक ऐसी खटास पैदा हो जाए जो बाद में जाके जहर बन जाए। और ये अपने काम में सफल हुआ। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन 1905। बंगाल में जारी राष्ट्रीय सबसे गड़बड़। बंगाल को ही क्यों बांटा इन्होंने? कलकत्ता क्यों नहीं बांटा? मद्रास क्यों नहीं बांटा? कारण बंगाल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, सबसे ज्यादा एक्टिव लोग थे, तेज दिमाग। और जो बुद्धिमान होगा ना, वो देश को बनाने के लिए काम करेगा, वो तोड़ने का काम नहीं करेगा, वो हक की लड़ाई लड़ेगा, वो ऐसी बात करेगा जिसमें तर्क शक्ति विकसित हो। वो कहेगा सब लोग पढ़ो लिखो और लायक बनो। जहां इस तरह की विचारधारा ज्यादा हो जाएगी ना, वहां लोग सवाल करेंगे, वहां लोग सरकार की बातों को सुनेंगे नहीं, सुनेंगे लेकिन उनको एनालाइज करके उनको काटेंगे, गलत को गलत कहेंगे। ये राष्ट्रीय चेतना की जरूरत होती है, और ये पूरे देश में नहीं हो सकती। ये वहां हो सकती है जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ज्यादा होंगे, जहां टीचर्स ज्यादा अच्छे होंगे, जहां टीचर्स अपने बच्चों को सिर्फ रटवाते नहीं होंगे, बल्कि उनका बौद्धिक मानसिक विकास इस तरह से करेंगे कि वो सही को सही समझे और गलत को गलत बोले, जो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए खड़े हो जाएं, जो ये ना मान ले कि क्योंकि ये गोरे हैं तो ये प्योर है और यही हमारे ऊपर राज करेंगे। ऐसे टीचर्स के कारण राष्ट्रीय चेतना तब भी आती थी, अब भी आएगी। इसलिए कह रहे हैं खूब पढ़ो, शिक्षित बनो। जिस दिन समाज शिक्षित होगा ना, उस दिन किसी की कोई औकात नहीं कि कोई राजनेता तुम्हारे सामने आके तुम्हारी गली में वोट मांग ले और अपने आप तो पूरा ऊपर से नीचे सोने से लैस रहे। तुमने राजनेताओं के ढंग देखे हैं? कभी जब ये आते हैं तो देखना, इनके हाथों में देखो, इतने मोटे तगड़े आदमी, हाथों में गोल्ड ही गोल्ड। इनकी डाइट बहुत अच्छी है, ये गले में मोटी मोटी भारी भारी चेन पहनते हैं, ऊपर से नीचे लदे रहते हैं, और आके कहते हैं हम तो आप ही के नेता हैं, हम तो बिल्कुल आप ही का भला चाहते हैं। अरे जिनके घर में बिजली नहीं है, टाइम पे अगर बिजली है तो आती नहीं है, पानी की सुविधा हैं, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, उनसे वोट मांग के ले जाते हैं बातों के कारण। ऐसा बातों में लपेटते हैं कि भैया सामने वाले को लगे कि यही मेरा उद्धारक है। और ऐसा हर 5 साल में होता है। जब वो वोट मांगने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यही हमारा उत्थान कर सकते हैं, और फिर वो 5 साल कभी शक्ल नहीं दिखाते। लेकिन हमें ये अकल ही नहीं है कि जब वो अगली बार आए तो उनको शर्म आए आने में, वो डरे कि अगर हम बीच में गए तो हमें मारेंगे। अब ये तो कितनी खराब हालत इस देश की है। बीजेपी के जो इस बार के एमपी सोनीपत के थे, अब मैं नाम नहीं लूंगी वो गलत होगा, एमपी सोनीपत से जो इस बार सीट पे उठे, पिछली बार भी थे, मुझे ध्यान है कई वीडियो वायरल हुई, कई गांवों में गए और वहां लोगों ने बहुत बेइज्जती की, बहुत बेइज्जती। तब भी उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो बोले मुझे पता है मैं ही बनूंगा। मतलब वो सोनीपत की सीट से। तो ये कितना शर्मनाक है कि जनता चाह के भी नहीं हटा पा रही लोगों को। और अब ऐसा दौर आएगा कि आप चाहोगे तब भी सरकारें बदलेंगी नहीं, अगर 5-10 साल तुम विकसित नहीं हुए दिमागी रूप से। चलो क्या कह रहे हैं ये, बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना, यही तो है। अब ये जगानी है हम सबको, पूरे इंडियंस
के मन कमियां हैं जो कि टाइम के साथ बदली जानी चाहिए थी। अरे दुनिया भर के तुमने संशोधन किए, 104 संशोधन कर लिए, तुमने ये संशोधन क्यों नहीं किया कि एमपी बनने के लिए कम से कम बीए पास हो, कम से कम कोई पेपर हो इस तरह का जिससे कि पास करके तुम वहां बैठ पाओ। ये संशोधन तुम कभी नहीं करोगे। ये कर दोगे कि एससी एसटी के लिए ये कर दो, ओबीसी के लिए ये कर दो, करना चाहिए, वो भी ठीक है एक लिमिट तक, लेकिन जो असली चीज है वो तो ये है ना कि हमारा केयर टेकर कौन है। इसमें सिलेक्शन हुआ आपका, अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में, कौन सा डिपार्टमेंट मिला? बहुत बहुत मुबारक। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश। कहाँ से हो? मोहम्मदाबाद। ये कहाँ पड़ेगा? ये रोड। अच्छा, मतलब अपने सोनीपत में पड़ेगा। ठीक है भाई। ये लड़का है, अब इसका उसमें कह रहे हैं वेटिंग में था, अब फाइनल में इसका सिलेक्शन हो गया। और कौन सा डिपार्टमेंट मिला? नगर सोनीपत। नहीं, मेरा तो नारायणगढ़ दिया है। अच्छा, कहाँ पड़ेगा ये तो अम्बाला। अम्बाला, कोई नहीं, नौकरी मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इनको नारायणगढ़ तहसील आपने पढ़ी भी होगी, अम्बाला में है। इसमें इनका जो है नंबर आ गया, और बहुत बहुत मुबारक हो योगेश, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितने भाई बहन हो तुम लोग? भाई बहन तो हम 5, सबसे छोटा हूं। सबसे छोटे हो, चलो बहुत बढ़िया। मैं तो आपके पास ना स्टेट क्लियर करने आया था। अच्छा, ये बच्चा देखो आया एस्टेट के लिए था, तुम थोड़े देर जाओ, दिख जाओगे बच्चों को भी। आया था ये टीचिंग के लिए, लेकिन टीचिंग में एस्टेट तो क्लियर हो गया होगा। एस्टेट क्लियर था, लेकिन टीचिंग की नौकरियां कहाँ निकलती हैं हम सब जानते हैं, तो निकली नहीं तब से। एस्टेट क्लियर हो गया लेकिन नौकरी नहीं निकली। अब फाइनली इनका सिलेक्शन हो गया एचएसएससी के थ्रू ही ग्रुप डी में। मैं तो ये कहती हूँ कुछ मिल जाए, चाहे ग्रुप डी मिल जाए, एक बार नौकरी पकड़ लो, उसके बाद तैयारी लगातार करते रहो, फिर ग्रुप सी और बी में भी हो सकता है। कितनी एज हो गई थी योगेश? तो 35। देखो अब इनकी एज 35 हो गई। जैसे हाँ, जैसे टीचिंग के फील्ड में ना सही नहीं आती, 10-10, 15-15 साल तक बहुत बार ऐसा होता है कि नौकरियां नहीं निकली। दिल्ली में तुम देखो 2009 वालों की भर्ती 2015 में की, लंबे टाइम तक लोग बैठे बैठे उम्र निकल गई। शुक्र है अब मिल गई नौकरी, बहुत बढ़िया। 35 में ही सही नौकरी तो मिली, मुबारक हो योगेश। और हमारी तरफ से, जैसा कि तुम्हें पता है, आईसीएस जो है हर अपने जो सिलेक्टेड बच्चे होते हैं इसको हमें घड़ी देते हैं कि समय की कीमत को तुम समझ पाओ, ठीक है? अच्छा चलिए, तो योगेश को बहुत बहुत मुबारक योगेश। चलो योगेश, खूब अपना नाम आगे बढ़ाओ और खूब प्रगति करो। मेरे लिए रसगुल्ला जरूर रख जाना, मैं खाऊंगी जरूर, ठीक है? तुम खा लो मेरी तरफ से। नहीं नहीं नहीं, अरे ले लो, मेरी तरफ से खा लो एक। बहुत बहुत मुबारक हो, मेरे रसगुल्ले रख जाना, ठीक है? आपका और सर का ना तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि सर ने मेरे को ये बताया किसी का फॉर्म भरता हूं मैं तो टीचिंग के वेट में। हाँ नहीं, देखो कुछ तो मिल गया। टीचिंग का तो भरोसा नहीं, अभी 4 साल और ना निकले तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत 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 शुक्रिया। चलिए, तो आप सबको भी भाई ये देखो, एक मोटिवेशनल फैक्टर है ये, जो देखने में क्यों ऐसा अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आते हैं, भाई इसको मुझे पढ़ दे दो। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि देखो, ये तुम सब जानते हो कि इंडिया की क्या हालत है, भारत की क्या हालत है, और बेरोजगारी का आलम देखो। बता रहे हैं 15 साल से वो इस चक्कर में थे कि टीचिंग में मेरा नंबर आ जाए, टीचिंग में मेरा नंबर आ जाए, लेकिन कोई नौकरी नहीं निकली। नौकरी निकलती है तो उनके रिजल्ट नहीं आते। और मैं तो शुक्र मनाती हूँ कि अब भी, सोचो 35 साल कितनी बड़ी उम्र होती है, अब जाके भी लग गए। तो अब ना लगते तब उससे तो बढ़िया है कि चलो इसमें भी मिल गया। सब लोगों को ना खूब पढ़ना चाहिए, और ये मत सोचो कि हम एक ही फील्ड में जाएंगे। कई साल हो गए एस्टेट के चक्कर में ही बैठा रह गया कि टीचिंग में आएंगी नौकरियां। टीचिंग में नौकरी आया 8-9 साल, हरियाणा में तो लंबे टाइम से आई नहीं, 12 के बाद कहां भर्ती हुई है टीचिंग में, पीआरटी वाली। तो ये लगा लो कि 8 साल ये गए, क्या पता अगले 4-6 साल 8 साल ना आए, क्योंकि सीएम ने पीछे बयान दे दिया कि टीचर्स की हमें जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे करके ये इनका कुछ नहीं भरोसा, कहां नौकरी निकालेंगे कहां नहीं। तो अपनी तैयारी अच्छी करते रहो, जहां एलिजिबल हो उस फॉर्म को भर दो, चाहे कोई हो, बुराई नहीं होती। अब कम से कम ये 22-25 हजार कमाने लायक तो बन गया, 20-22 हजार तो हाथ में आएंगे। प्राइवेट में तो 20 हजार वैसे भी नहीं मिलेंगे। एक श्योरिटी तो हो गई कि अब ये चीज मिल गई, अब कभी टीचिंग की निकलेंगी, तैयारी करता रहेगा, उसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है? तो पहली चीज है शिक्षा। शिक्षा से ना पीढ़ियां बदलती हैं। अब देखो, इसके जो ये लड़का योगेश आया, रोहट के आसपास का बता रहा है, मोहम्मदपुर कोई गांव है, पीढ़ी पे कैसे असर आता है। अब ये फ्री हो गया, 20-22 हजार 25 हजार जितने मिलेंगे उसमें ये अपने बच्चों को ढंग के स्कूल में पढ़ा सकता है। जरूरी नहीं होता कि आप 50 हजार की फीस में पढ़ाएं, आप ऐसे स्कूल में डलवा दें जहां टीचर्स ठीक ठाक से हो। ठीक ठाक सा स्कूल हो, आप 2-4 हजार रुपए खर्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है। एक दिमाग से फ्री हो गया कि अगर भगवान ना करे, देखो सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फल लेती है गारंटी। किस तरह से? किसी को नहीं पता ना लाइफ में कब क्या हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मान लीजिए पैर कट जाए, लाचार हो जाए आदमी, हाथ कट जाए, तो क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर तो तुरंत निकाल बाहर करेगा, ना खर्चे के पैसे देगा आगे की लाइफ के लिए और ना ही इलाज के। लेकिन सरकारी संस्था, अगर आप किसी सरकारी नौकरी में है ना, आपका पूरा मेडिकल फैसिलिटी सरकार के ऊपर है, सारे की सारी। अगर सरकारी अस्पताल में वो सुविधाएं नहीं है तो सरकार आप रेफर करा लेंगे और बढ़िया बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी के अंडर आते हैं। मैक्स में अस्पताल में इलाज चल सकता है, बड़े से बड़े में कहीं भी, और आप उसको रेफर करा के सारा खर्चा सरकार देगी। सरकारी नौकरी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, कल्याणकारी राज्य है ना। और अगर मान लीजिए, जैसे हमारे स्कूल के पास एक टीचर थे, कल महेंद्र सिंह नाम था उनका, नाम मुझे ध्यान नहीं, उनको कैंसर हो गया, और कैंसर एक बार पेट में स्टार्ट हुआ, कई बार में फैल गया, लगभग 8-10 साल सर बहुत दुखी रहे, बहुत ज्यादा दुखी। पीछे 3 बच्चे थे,
पत्नी वर्किंग नहीं थी, उन 10 सालों उनके ऊपर लाखों रुपए लग गए, लेकिन उनके घर वाले फ्री थे। देखो बीमारी तो भगवान की देन है, उसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते, किसी को भी आ सकती है, लेकिन उन 10 सालों में जो लाखों रुपया लगा वो सब सरकार ने तरह के। 2 बेटियां थी, 1 बेटा था, उनका बेटा छोटा था, बेटियां बड़ी। तो उन बच्चों को जैसे सोच के देखो कैसा मेंटल प्रेशर रहा होगा घर में कि पिताजी बीमार हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ये दिमाग से फ्री थे कि रोटी पानी नहीं रुका, दाल रोटी एज इट इज चलती रही, क्योंकि सर की सैलरी आती रही। मेडिकल फैसिलिटी के तहत उनको इलाज फ्री मिल गया 10 साल। उनको जाना था, डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई ये बीमारी ऐसी है, हम कितनी साफ कर लेंगे, दोबारा वो नसों में इतनी अंदर तक थी कि महीन महीन रेशे फैलते चले गए और फाइनली पूरी बॉडी में फैल गया था वो कैंसर, पेट से स्टार्ट होके, और 10 साल बाद वो एक्सपायर हो गए। बहुत ज्यादा दुखी रहे 10 साल, लेकिन पैसे की गड़बड़ से बचे रहे। उनके जाने के बाद, क्योंकि वो हमसे पहले लगे हुए थे, उनकी पेंशन थी, आज उनके बीवी बच्चों को थोड़ा बहुत करवा के ले गए। मेरे ख्याल वो 46 के अराउंड थे, 46-47 में नरेला जोन में थे। तो उसके बाद बची थी नौकरी, वो 15 साल की नौकरी की तनख्वाह उनके घर आएगी। उनकी पत्नी और बच्चे कितने आजाद हो गए दिमाग से। एक तो आदमी चला गया, बाप चला गया, ऊपर से गरीबी और देखनी पड़े, किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, तो उस माँ के ऊपर क्या बीते। अब कम से कम हस्बैंड नहीं है, लेकिन उनके पास वो 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए तो आ रहे हैं, अपने बच्चों को एज इट इज पढ़ा सकती हैं, स्कूलों से नाम नहीं कटवाना पड़ेगा। और अपना भी कम से कम 60 साल उनके हस्बैंड की जब तक लाइफ है तब तक वो सैलरी मिलेगी, और जिस दिन वो कागजों में 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद पेंशन मिलेगी। तो कम से कम उस औरत की स्थिति देखो कि कम से कम उसको टेंशन नहीं है। भगवान ने इस दुर्गत से बचा लिया कि 3 बच्चे पलेंगे कैसे, कौन खिलाएगा, कौन पढ़ाएगा। बाप नहीं है, वो दुख हमेशा रहेगा, लेकिन उस पैसे की स्थिति से जो दुर्गत हो सकती थी उससे बच गए वो। इसीलिए सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी आपको फ्रीडम दे देती है, आप फ्री हो जाते हैं। कुछ भी ऊंच नीच हो गई ना तो आपके परिवार की रक्षा करने के लिए सरकार खड़ी है। और सरकार कौन है? आप और मैं, हमारी पैसों से सरकार चलती है। उन सर को जो सैलरी जा रही है वो हमारे जनता के पैसों से, लेकिन हमें कोई दुख नहीं है। अच्छी बात है कि संचित निधि का यूज जनता के लिए किया जाए, कोई जनता से अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, किसी का परिवार परेशान है, उसको दे दो पैसे, हम कोई दिक्कत नहीं, हम खुश होकर टैक्स बढ़ा के भी दे देंगे। लेकिन तुम जो ये मिसयूज करते हो टैक्स का, ये बंद करना चाहिए जो सरकार करती है। चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना, ये चेतना ही है जो हमें सिखाती है कि क्या ठीक है क्या गलत। अभी जो मैंने महेंद्र सर का एग्जाम्पल दिया, ये चेतना वाला आदमी कहेगा बिल्कुल ठीक, और करना भी चाहिए। भाई किसी के साथ बीमारी आ गई, सरकार उसकी गारंटी लेती, ले और लेती थी सरकार जब तक सरकारी नौकरियां थी। अब सरकार जब ये बंद कर देगी ना, तो तुम ये मान के चलना, तुम कितना ही बड़ा अफसर हो, चाहे महीने के 10 लाख लेता हो, जिस दिन उसका हाथ पैर में कोई दिक्कत आ गई, पैरालाइज्ड हो गया, एक्सीडेंटल कुछ दिक्कत हो गई, 1 भी रुपया कंपनी घर नहीं देगी। क्यों देगी प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। और वो सरकारी नौकरी का अवसर ले सकें। अब सरकार उनको बेचती जा रही है, सारी नौकरियां खत्म होती जा रही है, लेकिन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि चेतना ही नहीं है। पढ़ाई से चेतना आएगी। तो बंगाल में जारी राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। अक्टूबर में जाके हुआ ये घोषणा, जुलाई में। 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, और इस दिन को रक्षाबंधन और ये सब शोक दिवस और उपवास, हम नहीं चाहते थे दिल से कि हम अलग हों। भंग विरोधी, ये बंगाल को जो भंग किया, इसके विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी अपने देश का, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार। ये 7 अगस्त, जुलाई में घोषणा हो रही है ना, अगले महीने अगस्त 1905 में आरंभ हो गया। लेकिन इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ा, जाके अक्टूबर में तो प्रभावी हो ही गया। बात तो तब हो ना जब सरकार लाए उस चीज को, और हम विरोध इतना करेंगे। यहाँ कहाँ हुआ, फिर भी हुआ अक्टूबर में जाके 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया हमने, तो मनाते रहो, किसी पे क्या असर आना है। 1905 को शोक दिवस 16 अक्टूबर में। अब तुमने बेरोजगारी दिवस मनाया तो क्या फर्क पड़ गया? मनाते रहो, और कौन सा ये इतिहास में दर्ज हो जाना है, मना लिया, भूल गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे इनका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रक्षाबंधन दिवस के रूप में, भाई बहन वाला नहीं, हिंदू मुसलमान का रक्षाबंधन। नेक्स्ट आंदोलन का प्रसार देखो कहां कहां हुआ, पंजाब में, बंबई में, आंध्र प्रदेश में, मद्रास में, यानी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में, हर जगह ये फैला। 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र, अखबार देखो निकल के आए, और अखबारों ने कहा नेगेटिव है, ये गलत है। कितना अच्छा रोल निभाया ना अखबारों ने। बेशक इंडियन समझदार नहीं थे, लेकिन अखबारों ने अपना रोल प्ले किया। आज के अखबार, आज के टीवी चैनल सब बिके हुए हैं, सब बिके हैं अमीरों के हाथ। अमीर जैसा चाहते हैं वैसा ये दिखा देते हैं। आपको पता है एक भी चैनल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये चैनल्स किसके हैं? लगभग चैनल्स 99.9% इनफैक्ट लाके के और एमएलए, चाहे कोई राज्य क्षेत्र में काम करता है चाहे देश में, ये सब बिका हुआ है। हर एक चैनल को उठा के देख लो, चाहे जी है चाहे कोई भी है, आज तक है, सब बिके हुए हैं। इन सब का पैसा जो है वो एमपी एमएलए
उनके चैनल हैं, तो उन्हीं की बड़ाई करेंगे, ये उनकी बुराई थोड़ी कर सकते हैं। तो ये सब बिका हुआ है इंडिया में। जबकि कहते थे कि पत्रकारिता एक स्तंभ है इंपॉर्टेंट लोकतंत्र का। लोकतंत्र में 4 स्तंभ बताए थे ना मेन, एक कार्यपालिका, एक व्यवस्थापिका, एक न्यायपालिका और एक ये अपना जो पत्रकारिता थी, कि ये मजबूत स्तंभ है जिसपे ये सब टिका हुआ है। आज ये सब बिका हुआ है। कितनी शर्म की बात है कि इस पे जिसपे लोकतंत्र की नींव रखी गई थी वो सब बिक गया। कार्यपालिका के सारे एमपी एमएलए खरीदे बेचे जा सकते हैं रातों रात, आप अच्छी तरह जानते हैं। न्यायपालिका आपकी बिकी हुई है क्योंकि यहाँ सीजेआई के मन में मुझे एमपी बना दिया जाए। कितनी बेशर्मी है हद दर्जे की कि सीजेआई एमपी बन रहे हैं, और बन रहे हैं, उठा के पढ़ लो। अभी इसी साल मार्च में आपके सीजेआई जो हटे हैं ना वो एमपी बन गए। ये बेहद शर्मनाक है। फिर कैसी न्यायपालिका है ये? न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका से रिटायर होकर उनको बनने में क्या किया देखो। संध्या नाम का युगांतर तो बहुत ही बढ़िया अखबार कहते हैं हुआ करता था। काल आदि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का समर्थन करने लग गए। इन्होंने लिखा कि गलत हो रहा है और जनता को जगाया कि देखो कितना गलत है। अखबार जिस दिन सुधर जाएंगे ना, टीवी चैनल्स, उस दिन जनता जाग जाएगी। टीवी चैनल्स पे फालतू की बातें बहुत दिखाते हैं, फलाना केस में ये हो गया, वो, जिनसे कोई मतलब नहीं, जिनके मरने जीने से देश की अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं आना। ठीक है, सुशांत का केस ही सब कुछ है इस देश के लिए। इस देश में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, किसी को बात नहीं करनी। जैसे चलो इंपॉर्टेंट था, हम ये नहीं कहते कि सुशांत के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए थी। 1 दिन 2 दिन भाई, ऐसा थोड़ी कि आपके देश वर्ल्ड के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप बैठे हैं, दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी लेके आप बैठे हैं, और आपके देश में बड़े मुद्दे क्या है? दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग्स में आ गया, कंगना रनौत ने ये कर दिया, और सुशांत मर्डर मिस्ट्री में ये हो गया। जैसे कितनी आपके समाज में कोई टॉपिक नहीं है बहस करने का, बस ये 3 आदमी आपको दिखाई दे रहे हैं। इस देश में महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है, इस देश में जातिगत मुद्दे क्या चल रहे हैं, इस देश में धर्म के नाम पे क्या गलत हो रहा है, इस देश में राजनेता क्या गलत कर रहे हैं, ये कौन सा चैनल दिखाता है? इस देश की जीडीपी गिरी तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए? सारे देश को पता है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट -23 पॉइंट समथिंग गई, तो मान लिया गई, कह दिया कोरोना। तो अब क्या करोगे? कोई इनिशिएटिव तो लोगे, कोई स्टेप तो लोगे? क्या जनता हकदार नहीं है ये जानने की कि तुम सारे खर्चे हमारी संचित निधि में से, हमारे पैसे में से करते हो? अब तुम क्या स्टेप लोगे? एक बच्चा जब फेल हो जाता है, मान लीजिए 10वीं में फेल हो गया, तो उस बच्चे को फेल होने के बाद क्या पेरेंट्स छोड़ लेगा, दोबारा पढ़ेगा, या स्कूल छोड़ेगा, या पढ़ लिख के तू अब जो है अपनी री वगैरह ठीक कर लेगा? कुछ पूछते तो होंगे ना। इस देश में किसी को सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके कारण आपके राज्य में जीडीपी इतनी गई है, मान लिया हमने 1% कि चलो भाई तुम्हारी बात ऊपर है, और पेंडेमिक के कारण देश का इतना नुकसान हुआ, तो हो गया ना नुकसान। अब बच्चा फेल हो गया, तो अब आगे की कोई स्ट्रेटेजी तो बनाता होगा ना। पिताजी मैं स्कूल छोड़ दूंगा, मैं तो दुकान पे बैठूंगा, पिताजी मुझे एक बार मौका और दो, मैं इस बार अच्छे ढंग से पढ़ूंगा। कुछ तो स्टेप लेना पड़ता होगा। इस देश में किसी को जरूरत नहीं है पूछने की कि उस -23 को तुम 0 पे भी कैसे लाओगे, और ना किसी को बताने की जरूरत, क्योंकि ये सब क्वेश्चन उठाने काम था मीडिया का, जिसको फालतू की बातों से फुर्सत नहीं है। उन्होंने ये पूछा भी नहीं सरकार से कि आप फेल हो गए तो अब अगला स्टेप आप क्या लेंगे कि आप पास हो जाए, कि आप इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल सके। तो कोई तो स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन पूछने वाला कौन? क्या मेरे कहने से पीएम मान जाएंगे, या वो सुन लेंगे तुम्हारे कहने से? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई कुछ करता रहे, क्योंकि यहाँ चेतना का अभाव है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। समाचार पत्रों ने काम किया तो इनको बंद करेंगे, इनके ऊपर बैन कर देंगे। 1908 में जब इन सब बातों से परेशान हो गए लोग, कुछ खास समझदार लोग, तो उन्होंने देखा भाई अब तो बात सिर पे से गई, और ये तो बहुत ही बेशर्मी कर रहे हैं, कोई तरीका नहीं, इनको मार दो, जो मिले इनको मारते जाओ। तो ऐसा एक संगठन बंगाल में, मैंने खुदीराम बोस के ऊपर पूरा एक लेक्चर था बनाई, और उसमें यंग लड़कों ने सिर्फ एक टारगेट बनाया, अंग्रेज मारने हैं बड़े बड़े अधिकारी। क्यों? क्योंकि ये बेशर्म है और हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लेकिन उसको सुनते नहीं। उसी तरह से 1908 में खुदीराम बोस, मैंने पूरा ढंग से समझाया हुआ है, इसको सुन लेना बेशक। प्रफुल्ल चाकी, 2 नौजवान लड़के मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, पर इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, और इसका एक दोस्त और उसके पत्नी और उसकी बेटियां जिस बग्गी में, दोनों बग्गी सेम थी, बग्गी पे बम फेंकना था। ये अपना क्लब में से निकल रहे थे रात में खेल के 8:30 बजे, बम फेंका तो वो दोनों बच्चे ही तो थे, बहुत छोटे थे। खुदीराम बोस तो 18 के हेरफेर में, उससे भी छोटे थे, और इतने ही प्रफुल्ल चाकी थे, नौजवान लड़के थे। तो समझ में नहीं आया कौन सी बग्गी पे फेंकना। जिसपे फेंका उस बग्गी में उनके दोस्त की पत्नी और उसकी 2 बेटियां थी, जो कि मर गई, एक उसी टाइम और एक कुछ घंटे बाद। जो मारना था वो नहीं मरा, वो बच गया। वो था मुजफ्फरपुर का जज था किंग्सफोर्ड, क्योंकि ये जज जो थे ना, ये सारी जजमेंट अपने फेवर में करते और हमारे क्रांतिकारियों को बहुत गलत सजाएं देते थे। मतलब ये कि उनको एक्सप्लॉइट करने वाला काम। कलकत्ता से दिल्ली, तो अब ये काम करेंगे, जैसे एक हद होती है ना, कोई कितना सुनेगा, कितना सहेगा, कोई ना कोई तो गुस्से से भरेगा और फिर वो सरकार के खिलाफ काम करेगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी पर दिल्ली, ये आगे पढ़ाऊंगी इसको डिटेल में। वायसराय हार्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रासबिहारी बोस ने बनाई। अभी बोस का जिक्र नहीं करेंगे, इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ एक आइडिया दिया कि अब लोग जो है ना वो डरना धीरे धीरे कम कर देंगे और वो अंग्रेजों को मारेंगे, क्योंकि एक हद होती है भाई, कितना सहन करें। बिल्कुल अखबार जो है वो नहीं सामान। स्वराज मतलब खुद का राज, लेकिन ये स्वराज क्लियर नहीं है।
कुछ लोगों ने कहा स्वराज का मतलब है कि भाई हमें छोटी छोटी पोस्ट दे दो, जैसे जो ये उदारवादी थे ना, इन्होंने कहा हमें ना सरकारी नौकरियों में रख लो अंग्रेजों अपने अधीन, हमें बड़े पद दे दो और हम लोग जो है तुम्हारे साथ काम करने के इच्छुक हैं। लेकिन जो गर्मपंथी थे उस टाइम तक तो गर्मपंथी नरमपंथी अलग अलग नहीं, दोनों कांग्रेस से साथ में अलग हुए, तो उन्होंने कहा भाई स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि मारते हैं ऐसी अंग्रेजी सरकार की नौकरी पर। स्वराज का मतलब है हमारा खुद का राज, और उसमें हम लोग जो है ये स्वदेशी और बहिष्कार है पहले, स्वराज तो अगले साल आएगा। फिर भी मैं बता देती हूँ, स्वराज का मतलब हमारा खुद का राज, हमारे खुद के स्कूल, हमारे खुद के कॉलेज, हमारी खुद की यूनिवर्सिटीज, हम सब चीजें अपनी यूज करेंगे। ये कहा गर्मपंथियों ने। नरम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी इंडियंस इतने लायक नहीं है, चीजें होंगी जो अलग थे, गरम के लिए अलग और नरम के लिए अलग। अब क्या कह रहे हैं, जैसे आज है ना आपके देश में निजीकरण के मायने ही अलग हैं। जो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं वो तो कह रहे हैं निजीकरण बहुत अच्छा है, निजीकरण के ये फायदे, निजीकरण के ये फायदे। वो कह रहे हैं सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं करता इसलिए निजीकरण अच्छा है। लेकिन ये बात अपने पिताजी से, अपने दादा वगैरह के टाइम के लोगों से पूछ के देखो कि प्राइवेट चीजें ज्यादा अच्छी हैं बुरे टाइम में या सरकारी चीजें। आदमी के साथ कुछ भी कभी भी घटित हो सकता है। बाइक पे चलते आदमी का कब एक्सीडेंट हो जाए किसी को पता थोड़ी है। अगर वो सरकारी दफ्तर में है तो उसके पूरे इलाज का खर्चा सरकार देगी। भगवान ना करे अगर उसकी मौत हो गई तो उसके परिवार का ध्यान सरकार रखेगी। प्राइवेट में कई 10 लाख की गाड़ी में, 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है, एक्सीडेंट में उसका हाथ पैर टूट गया, प्राइवेट कंपनी दूर घड़ी चारा। देखो उस टाइम जब बुरी घड़ी आई उस टाइम ना तो नौकरी रही और उस टाइम ना खर्चा किसी ने दिया। सरकारी नौकरी पे खर्चा भी मिला पूरे का पूरा इलाज का और आगे की गारंटी भी मिली। तो सरकारी नौकरी इसलिए बेहतर है और इसलिए मिलनी भी चाहिए। एक प्रतिशतता जरूर होनी चाहिए कि इतने परसेंट लोगों को सरकारी नौकरी देनी ही देनी, आबादी का एक प्रतिशतता, ताकि कल्याणकारी राज्य हो। इसे किसे कहेंगे? अगर सब अपना अपना खुद करेंगे तो टैक्स किसी है। आप ये देखो छोटी छोटी चीजों पे टैक्स है, हर चीज पे टैक्स है, टैक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कल्याणकारी से उनका कोई दूर दूर का मतलब नहीं। और अब और दूर होते जा रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को हर चीज बेचते जा रहे हैं। प्राइवेट कंपनी कभी भी ना एससी का भला करेगी, ना एसटी का, ना ओबीसी का, ना महिलाओं का। वो तो सिर्फ अपना अपना भला करेंगे और वो गलत भी नहीं है। ये गलत सरकारें हैं जो अपने टाइम पर, ऐसा तो नहीं दी गई, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, सरकार एक प्रतिशतता अपनी रखती है अपने पास, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं लगते, जिसमें सरकारी नौकरी के अंडर ही लोग लगते हैं। अब आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत सरकार का है ना उद्यम, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी रखा जाता है, लेकिन उसमें सरकारी नौकरी भी नहीं निकलती है। बताऊं, और ये जो ये है ना कि भाई ग्रोथ की बात करें, प्राइवेट में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है, लेकिन प्राइवेट गारंटी किसी चीज की नहीं लेता। जब तक आपकी सांस चल रही है, आपका शरीर चल रहा है, तब तक वो आपके साथ है। वो आपको 50-40 में रिटायर कर देगा, वो आपके प्रमोशन देगा ही नहीं। अगर आप वहां पे तो ना चापलूसी चलेगी, जो जितना तेज है, जो जितने बढ़िया तलवे चाट सकता है, उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। तो ये गलत तो है ही। जैसे प्राइवेट सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती, 4 दिन बाद कोई नया नया नौकरी लगा, 20 दिन गया और एक्सीडेंटल कोई दिक्कत हो गई तो 20 दिन तो गए, आगे की नौकरी भी गई सदा के लिए। और आप रोज पढ़ते हैं अखबारों में कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों के साथ मिस हैपनिंग होती है। जो सरकारी में होते हैं ना, उनके पीछे परिवार दुखी नहीं होता। जिनका सरकारी में कुछ नहीं है, उनका परिवार भुगतता है, बहुत दुखी होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। लाल बाल पाल और अरविंद घोष, सारे ये गर्मपंथी के प्रयासों के फलस्वरूप स्वदेशी, नरमपंथियों को उससे कोई मतलब नहीं, फिर भी वो भी इनके साथ है। 1905 के इंपॉर्टेंट है, बनारस अधिवेशन में देखो 1905 बनारस अधिवेशन, जी के गोखले यानी नरमपंथी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी इसकी डिमांड उठाई। और अगले साल 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी, तो कांग्रेस ने स्वराज की मांग रखी। यानी इसको मैं यहां लिखती हूं, और 1906 BG ऐसे याद करना, CD यहां स्वदेशी और नीचे स्वराज, ठीक है, उल्टा मत करना क्योंकि इसके बाद पूर्ण स्वराज की बात आएगी। तो स्वराज फिर पूर्ण स्वराज, स्वराज स्वदेशी नहीं, स्वदेशी स्वराज पूर्ण स्वराज। अब ध्यान से देखो 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष। अब यहाँ की बात बता देती हूँ आपको। जब ये कलकत्ता में बैठक होनी थी ना, तो गरम और नरम बहुत चालाकी दोनों खेल रहे थे। गरम वाले चाह रहे थे यहाँ पे गरम में लाला जी को हम अध्यक्ष बना दें, लाल बाल पाल, और नरम वाले चाह रहे थे हम अध्यक्ष किसको बना दें, अपने एक आदमी को, कि हमारी तरफ से कोई भी बन जाए, जो भी बनेगा यहाँ गोखले वोखले जिसको भी ये नाम चाह रहे थे। रास बिहारी घोष का नाम आगे बढ़ाया था इन्होंने। तो यहाँ पे ना ये बहुत चालाकी खेले नरम वाले। नरम कई साल से चालाकी, अंग्रेजों के साथ इनको चालाकी नहीं आती, इंडियंस के साथ इनको पूरी चालाकी की समझ है। मतलब कितने तेज दिमाग हैं कि जिनसे चालाकी करनी है उनके सामने तो भीगी बिल्ली है, और जिनके साथ काम करना है उनके खिलाफ पूरी पॉलिटिक्स खेलते हैं।
लाला खुद ही शर्मा जाए और वो सोचे कि छोड़ो क्या जरूरत है मुझे आगे बढ़ने की। 1906 और 7 में दोनों साल यही खेल खेला गया था, क्योंकि ये दोनों साल डिवीजन के हैं, जब कांग्रेस बटेगी। यहां से कांग्रेस बटने की शुरुआत सी हो गई थी। तो अब क्या हुआ, इन्होंने कहा इसका नाम पीछे कर लो, रास की टक्कर में लाला हो सकता है जीत जाए, हम यहाँ नाम देते हैं दादा का, दादा भाई नौरोजी। और आप अच्छी तरह जानते हैं दादा भाई नौरोजी ग्रैंड दादा कोई जवान थोड़ी है, दादा तो 1825 के जन्मे हैं, दादा की उम्र तो काफी बड़ी हो गई है। ये लगा लीजिए आप कितने, लगभग 80 साल, 80-81 साल के। इस आदमी का जैसे ही नाम गया ना, तुरंत से लाला लाजपत राय ने कहा मैं नहीं खड़ा हो सकता दादा के सामने। दादा के सामने खड़ा होना तो बेइज्जती की बात है, दादा कोई हमारे साथ के थोड़ी है, कितने दिमागदार और कितना इस तरह का एक बड़ा फिगर है, इनके सामने खड़े होना तो अपनी बेइज्जती है। लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया कि मैं नहीं हूं टक्कर में, दादा के सामने तो न नरम कोई बोलेगा न गरम। इसलिए 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। ये चाल थी इन नरम वालों की। अगले साल फिर मुद्दा उठा तो देखो क्या कितनी चालाकी से क्या बोले कि भैया जो इलेक्शन होना था ना वो अपने होम स्टेट जहां पे होगा वहां का आदमी अध्यक्ष नहीं बन सकता। तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया और रास बिहारी जो कि 6 में बनाना चाहते थे उसको बना दिया। जब तिलक खड़े हुए ना अपनी बात करने के लिए तो कुर्सियां फेंकने लगे, बॉटल फेंकने लगे और जूते और चप्पल, पूरा हाल मचाया। और यहाँ इस हाल मचाने के बाद फिर फाइनली क्या कहा कि भाई नरम गरम अलग, तुम अपना काम करो हम अपना काम करें। यही तो चाहते थे नरम दल वाले, गरम कभी नहीं चाहते थे। ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो स्वराज की मांग, ये BGCD याद रखना, ये बनारस सी कलकत्ता, जी गोखले डी दादा, BGCD। पहले स्वराज की, स्वदेशी की मांग, फिर स्वराज, फिर पूर्ण स्वराज आएगा 1929 में। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं और लास्ट तक भी इसको टिक नहीं कर पाते। ठीक है, तो 5 और 6 BGCD, B मतलब बनारस, C मतलब कलकत्ता, G मतलब गोखले, D मतलब दादा। दादा तो जबरदस्ती के खड़े किए हुए थे, पहले स्वदेशी फिर स्वराज फिर जाके पूर्ण स्वराज। ठीक है, चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के ऊपर कल बातचीत करेंगे। आज हमने 1900 ठीक है, इसको घर पे पढ़ लेना ढंग से, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए, थैंक यू।